आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और आज एक मौलिक प्रश्न के साथ उपस्थित हैं कि कर्म का अधिकारी तू फल का नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्यों कहते हैं? कर्म का अधिकारी है तू, कदापि फल का नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म जो है वो अग्नि और धुएं की तरह यानी आबद्ध होता है। कर्म जो है ऐसा कोई कर्म ही नहीं है विश्व में जो निर्दोष हो। इसीलिए वो कहते हैं कि तू कर्म तो कर लेकिन फल की आशा छोड़ दे और स्वकर्तव्य का यानी जिसे कहते हैं कि मैंने किया है ये अभिमान को त्याग दे, क्योंकि तू कुछ नहीं करता, सब कुछ ये विश्वरूप परमात्मा ही करता है, तू कुछ नहीं करता। इसलिए कर्म का अभिमान लेना भी तेरा गैर है और फल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो भविष्य में है। भविष्य में क्या परिस्थिति बनती है, किस प्रकार का रिजल्ट आता है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ध्वनित है उनकी इस वाक्य में कि कर्म का अधिकारी है तू, फल का नहीं। मैं भी कर्म करने का अधिकारी हूं, तेरे साथ युद्ध में उपस्थित हूं, फल का नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम सोचेंगे वैसा ही फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नियति के हाथ में होता है और उसे ही दैव कहते हैं, उसे ही प्रारब्ध कैसे कहते हैं और उसे ही यानी जिसे कहते हैं कि अदृश्य कहते हैं, जो अदृश्य है, जो सामने आएगा। तो क्या इसके डर से मैं कर्म ही करना छोड़ दूं? अर्जुन कहता है कि मैं ये यानी कर्म का फल कैसे मिलेगा, ये अगर मुझे नहीं यानी सोचना है तो फिर क्या कर्म ही क्यों करूं? मैं ज्ञान के मार्ग से जाऊं या कर्म के मार्ग से जाऊं? एक दिशा मुझे बताइए। आप कहेंगे तो कर्म मार्ग से जाता हूं, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं जब से आप ज्ञान बता रहे हैं। और ज्ञान मार्ग से जाऊं तो फिर कर्म किस लिए करूं? क्योंकि यहाँ तो 101 भीषण कर्म हमारे सामने आ जाते हैं और हमें करने पड़ते हैं। ये युद्ध का प्रसंग आके रखा हुआ है। कितने यानी आतताई और मूर्ख लोग हैं कि वो अन्याय करते हैं और उसका पक्ष इतने बुजुर्ग और इतने जिसे कहते हैं कि सम्माननीय लोग लेते हैं, उनके पक्ष से खड़े रहते हैं, अन्याय के पक्ष से। ये ऐसा कैसा है? ये ऐसे कर्म क्यों करूं? फिर ज्ञान मार्ग से जाऊं या कर्म मार्ग से जाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया है कि ज्ञान सह कर्म सुखदाई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। ज्ञान से कर्म करना चाहिए। ज्ञान ये प्रकाश है और कर्म है उस पर चलना। ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं है। और यही उसका प्रश्न बार बार बना रहा कि त्याग ही श्रेष्ठ कहते हो या कर्म करना ही श्रेष्ठ कहते हो? ज्ञान ही श्रेष्ठ कहते हो कि कर्म ही श्रेष्ठ कहते हो? ये उसका बार बार का प्रश्न है, क्योंकि यही हमारे जीवन के निर्णयों की कसौटी होती है, क्या करें और क्या न करें। इसी प्रकार की एक कसौटी अभी किसान अधिनियम के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हम विदर्भ के रहने वाले हैं, विदर्भ में हम जन्म लिया है, तो हम विदर्भ के हाल जानते हैं। विदर्भ में कई यानी किसानों ने आत्महत्याएं की और इसका क्या कारण हो सकता है, इसके विषय में हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हम किसान नहीं हैं। किसान ही किसान की परेशानियों को जानता है, बता सकता है। लेकिन इस विदर्भ में आज तक अनेकों किसानों ने आत्महत्याएं की और यानी ये वातावरण का जो लहरीपना है, जब पानी नहीं चाहिए तब पानी आ जाना, जब जल वर्षाव की आवश्यकता नहीं है तब बरसात हो जाना, और कभी बरसात जल्दी शुरू हो जाना, कभी बरसात बीच में ही गायब हो जाना, इस प्रकार। और फिर उसमें नकली बीज है, नकली खाद है, और फिर एक ये भी प्रवृत्ति है कि ये लगा लूं या वो लगा लूं,
और उसमें भी सरकारी यानी उदासीनता ऐसी कि मृदा सर्वेक्षण करने का कार्य किसानों पर सौंप दिया गया। हमारे कृषि विद्यापीठ क्या गांव-गांव जाकर यानी जमीन के सैंपल नहीं जमा कर सकते? उनको मार्गदर्शन नहीं दे सकते कि किस प्रकार की फसल लेनी चाहिए आपने, जिससे आपको भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। केवल कागजों पर कृषि की यानी डिग्रियां दे देते हैं, बीए, एमए इन एग्रीकल्चर। इस प्रकार की पद्धति चल रही है जो अध्ययन के क्षेत्र में है। और ज्ञान से ही तो कर्म की आंखें खुलती है। अगर ज्ञान के साथ कर्म नहीं रहेगा तो वो ज्ञान भी बेवजह का है और बेवजह ही इन डिग्रियों को बोझ ढोने का और इस विद्वत्ता के बोझ में दबे रहने का ये एक माध्यम ही कहा जाएगा। और इस दृष्टि से भी दुर्लक्षित हुआ है हमारा कृषि क्षेत्र। लेकिन कृषि मंत्रालय और किसान मंत्रालय ये जो एक नया प्रारूप सामने आया, उससे किसानों के विषय में सोचने के लिए राजसत्ता को मजबूर कर दिया और वो इस प्रश्न का हल अपने स्तर पे ढूंढ रहे हैं। अब उन्होंने एक कृषि अधिनियम लाया है। कृषि अधिनियम में अगर त्रुटियां हैं तो आज नहीं कल वो उजागर होगी, और त्रुटियां नहीं हैं तो वो भी किसानों को लाभ मिलेगा। इसलिए सत्ताधारी ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि वो एकदम जनता के यानी विक्षोभ का और विद्रोह का कारण बने। इसलिए हमें संयम से भी काम लेना चाहिए। और सत्ताधारी पक्ष ने भी इन बड़े बड़ी कृषि विश्वविद्यालयों के चांसलर्स है और जिसे कहा जाएगा कि आयात निर्यात के क्षेत्र में जो अथॉरिटी है उसके जो मुख्य है, उनसे चर्चा करके कौन सा विधेयक का अंग किसान की प्रगति और किसान की स्थिरता में बाधा बन सकता है, इसके विषय में भी जांच पड़ताल होनी ही चाहिए। और ये अगर जांच पड़ताल होगी तो उससे कुछ न कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। इसीलिए दोनों पक्षों ने आमना सामना बैठकर चर्चा के द्वारा ये इसका हल निकालना चाहिए। और इसका लाभ राजनीतिक पार्टियां हमेशा, जैसे वो बगुला मछली की शिकार करने के लिए एक पांव पर तालाब में खड़ा रहता है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियां अपना हित और अपनी वोटिंग बढ़ाने के लिए सदैव लगे रहते हैं। फिर उन्हें जात पात, कुल, गोत्र या फिर यानी इलाका अनेक प्रकार के विभाजन करके वो किसी भी प्रकार से विजयी होने के मंसूबे बांधते हैं और ऐसे आंदोलन में श्रेय लेने की होड़ लेकर धन का यानी सप्लाई करते हैं, और जिससे गलत मुद्दे पर भी हम आपस में लड़ते रहते हैं। राजनीतिक लोग अपने पदों के लिए हमें बरगलाते रहते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए कि आज भारत बंद का नारा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दिया और उसका मिला जुला असर भी दिखा। तो इस प्रकार न होते हुए जन यानी कल्याण के इस मुद्दे पर सबने इकट्ठा आना चाहिए। ये देश हमारा है, ये कृषि हमारी है, कृषि अन्न है, अन्न से ही तो ये सारा यानी चल रहा है सारा कारोबार। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत बने हैं यानी अन्न से जीव बने हैं। हम भी अन्न से बने हैं, मछली भी अन्न से बनी है और एक वृक्ष भी अन्न से ही बना है। वृक्ष अपने मूल यानी जड़ के द्वारा जमीन में से रस खींचकर अपना विकास करते हैं। जल से निर्माण होने वाले जो पक्षी है जो अंडे से निकलते हैं, जल से निकलते हैं मछलियाँ आदि, वो भी उनका भी आहार होता है, वो भी आहार करती है, वो भी उनका अन्न है। और जल से निर्माण होने वाले जलचर वो भी करते हैं, तो अंडज प्राणी भी अन्न का सेवन ही करते हैं। उद्बीज, स्वेदज, अंडज और ये जारज, इसे भी अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न के विषय में इस प्रकार से हम भूमिका नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसान का विश्वास हिल गया कि हम यानी काश्तकारी किसानी करके हम सदैव घाटे में ही रहते हैं और जन्मजात हम कर्जदार रहते हैं,
जन्मजात परेशान रहते हैं, जन्मजात हमारे आगे कोई न कोई भीषण प्रश्न खड़ा ही रहता है। कभी अकाल है तो कभी बाढ़ है, तो कभी यानी फसल खराब निकली या कोई नकली बीज निकले, यानी अनंत प्रकार के अनंत प्रश्न उस किसान के सामने खड़े रहते हैं। और साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती है। लड़की की शादी करना है, कुआं बनाना है, और वो ये करना है, मकान बनाना है, ये सारे लगे ही रहते हैं। और फिर दिन ब दिन इतना उस खेती का विभाजन हो गया है, तो 8 एकड़ में 4 भाई, वो काश्तकारी कर पाता है, न ये काश्तकारी कर पाता है। वो काश्तकारी किसी धनाढ्य पूंजीपति के पास बेचकर वो शहर में आ जाते हैं। शहर में तो एक प्रकार का ऐसा एक खाई सी बनी हुई है कि यहाँ प्रलोभन और आकर्षण का कोई सीमा नहीं है। उस आकर्षण और प्रलोभन में फिर मोटरसाइकिल ले लो, हमारा बेटा है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, और जब तक पैसा रहता है तब तक गर्मी रहती है। पैसे की गर्मी उतर जाती है, पैसा भी निकल जाता है, और फिर ये मजदूरी करने के लिए सड़क पर फिर हाजिर हो जाते हैं। जो एक समय किसान था, जो एक समय ज़मीन का मालिक था, वो सड़क पर आ जाता है। और इस परिस्थिति को बदलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये अत्यंत आवश्यक है, और इसका हम भी पुरस्कार करते हैं, क्योंकि 2-2 एकड़ के टुकड़े इन्हें जिसे कहते हैं कि फसल के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। अगर 200 एकड़ का अगर कोई यानी भूखंड है और उस पर अगर खेती की जाए तो फिर वहाँ यंत्र भी लगाए जा सकते हैं, आधुनिक तकनीकी लगाए जा सकते हैं, और वहाँ यानी खाद और जिसे कहते हैं कि कीटनाशक आदि प्रकार का बंदोबस्त व्यवस्थित, व्यापक और नए तंत्रज्ञान के अनुसार किया जा सकता है। काश्तकार बैलों की तो यानी आज एक बैल जोड़ी की कीमत एक सामान्य काश्तकार के लिए सपना बन गई है। वो भी सीजन में ट्रैक्टर को आवाज़ देता है, कभी मशीनें बुलाता है किराए से, और वो परेशान रहता है। लेकिन अगर सामूहिक किसानों का हित अगर हम सिद्ध कर सके तो ये 20वीं सदी में एक कृषि क्रांति ही कही जाएगी। और इस कृषि क्रांति के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेद, अपने राजनीतिक स्वार्थ बाजू में रखकर किसानों के हित में, किसानों के कल्याण में कार्य करने की तमन्ना रखनी चाहिए। और किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना ये सबसे बड़ा पाप है। ये विदित करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।